हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। तो कैसे हैं आप? तो इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 6 के सब क्लॉज डबल डी से एक्सप्लेन करूंगा। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने सेक्शन 6 के सब क्लॉज डी तक एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्लॉज डबल डी आता है जो कि 5th पॉइंट है कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। ठीक है ना, जो फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस का मिलेगा, महताना जो मिलेगा उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जब किसी पर्सन को जो कि एंटाइटल्ड है कि वो उसे मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा तो ये उसका पर्सनल राइट है। ठीक है, तो पर्सनल राइट है क्योंकि उसे प्रॉमिस करा गया है कि वो फ्यूचर में मिलेगा सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो भी पर्सनल राइट या इंटरेस्ट होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम ये जो फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट है इसको भी ट्रांसफ़र किसी और पर्सन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1929 से पहले क्या था कि जुडिशियल कंट्रोवर्सी थी इसके रिगार्डिंगली कि हम ये राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डिक्री ऑफ द कोर्ट के थ्रू मेंटेनेंस ग्रांट करा जाता। फिर जो अमेंडिंग एक्ट आया 1929 का, उसमें क्लॉज इंसर्ट करा गया डबल डी इस जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कि जुडिशियल कुछ कह रही थी और इसमें कुछ लिखा हुआ था। तो इस क्लॉज के आने के बाद जो फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट है वो अब नॉन ट्रांसफरेबल है। अगर कोर्ट ने भले ही उसके लिए डिक्री एक इशू कर दी हो तब भी ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता है। इसमें सिंपल सा यही है, ज़्यादा इसमें समझने का कुछ नहीं। 6th पॉइंट देखते हैं, क्लॉज ई सू करने का था, सिर्फ सू करने का था। देखिए यहाँ पे भी वर्ड है मियर राइट टू सू, सिर्फ सू नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू सू जो है, मान लीजिए आपको किसी को सू करना है किसी सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए, तो वो एक एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है ना, अब ये जो एक्शनेबल क्लेम है ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए तो आप कर सकते हैं और उसको हम तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको राइट टू सू करना है अनसर्टेन या इंडेफिनिट सम ऑफ मनी के लिए तो वो नॉन ट्रांसफरेबल है और आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ई के अंडर में क्या है कि राइट टू सू करने का अधिकार क्या है कि राइट टू सू फॉर द क्लेम ऑफ एनी अनसर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है ना, तो क्लेम फॉर एन अनसर्टेन सम ऑफ मनी अराइज तब होता है कि जब क्लेम किस लिए करा जा रहा है, अनलिक्विडेड डैमेजेस के लिए, ईदर इन टॉर्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर जहाँ पे क्लेम इज़ फॉर एनी अमाउंट है, जहाँ पे फिक्स नहीं। देखिए जहाँ पे अनसर्टेन चीज़ें होंगी वहाँ पे सू आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सर्टेनिटी होगी वहीं पे आप सिर्फ सू कर सकते हैं और उसको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 10 जहाँ पे एक पर्सन है जो कि एंटाइटल्ड है टू क्लेम डैमेज कर रहा है बिकॉज क्योंकि उसके साथ सम सॉर्ट हैज़ बीन कमिटेड, उसके साथ कुछ हुआ है, ही हैज़ अ राइट टू क्लेम उन डैमेजेस को करने के लिए है कंपनसेशन के थ्रू। 10 जो उसका राइट है डैमेजेस के अगेंस्ट क्लेम करने का रॉन्ग डूअर से, वो एक क्लेम इज नॉट ए क्लेम फॉर एनी सर्टेन और फिक्स सम ऑफ मनी एंड शेल कम विद इन द मीनिंग ऑफ द राइट टू सू एज गिवन इन दिस क्लॉज। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात यही है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो यहाँ पे कुछ फिक्स्ड है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पर उससे राइट है सू कर सकता है। ठीक है, वो ये नहीं कि यहाँ पर उसे सू नहीं कर सकता है वो। ठीक है, मैं आपको और समझा देता हूँ कि मान लीजिए ए ने पब्लिश कर दिए कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स बी के अगेंस्ट में। ठीक है, अब अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट क्या कहता है कि बी के पास राइट है कि वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस किससे, ए से। अब बी ये सोचता है कि वो सू ए को करता है 50,000 रुपये के लिए डैमेजेस के तौर पर। ठीक है, कि भाई मेरे को डिफेमेशन हुई है, मेरी बदनामी हुई है, 50,000 रुपये मुझे मिलने चाहिए। लेकिन वो खुद सू फाइल नहीं करता है बी, वो ये राइट अपना किसे दे देता है, सी को देता है कि भाई तू कर। ठीक है, मेरे बिहाफ पर सी सू कर देता है ए को 50,000 रुपये। ठीक है, क्लेम करता है कि आप भैया तुमने बी को डिफेम करा, आप तुम्हें देने पड़ेंगे। ये जो असाइनमेंट करा है सू करने का ये इनवैलिड है। बी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस राइट, ये जो राइट है ये नॉन ट्रांसफरेबल है सेक्शन के अकॉर्डिंग। सी इस तरीके से के पास कोई राइट नहीं है कि वो इन डैमेजेस को क्लेम कर सके ए से, और ये जो सू है ये नॉन मेंटेनेबल है, ये नहीं हो सकता है। 7th क्लॉज क्या है, पब्लिक ऑफिस एंड सैलरी पब्लिक ऑफिसर की। तो इस क्लॉज के अंडर में जो ट्रांसफर है पब्लिक ऑफिस का और जो सैलरीज मिलती है उस पब्लिक ऑफिसर को, उनका प्रोहिबिशन है कि आप उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको नॉन ट्रांसफर बनाने का रीज़न क्या है कि डिग्निटी रहे उस ऑफिस की जो कि वो पर्सन होल्ड कर रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि उस पर्सन को हैं, पर्सनल है उसमें, और वो अपनी उन ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहा है और उसके लिए उससे सैलरी मिल रही है। ठीक है ना, तो उसके पास कुछ पर्सनल क्वालिफिकेशंस हैं आप कह सकते हैं, और डिग्निटी भी जुड़ी हुई वही उस पोस्ट, तो इसलिए हम उन चीज़ों को नॉन ट्रांसफरेबल कर रखा है हमने। ठीक है ना, जो आपकी सैलरी होती पब्लिक ऑफिसर की, भले ही उसे मिली हो या मिलने वाली हो, ड्यू हो, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। केस भी है अनंथया वर्सेस सुब्बा राव का केस। इसमें क्या होता है, यंगर ब्रदर एग्री करता है कि वो सर्टेन सम पार्ट ऑफ अर्निंग्स जो है अपने एल्डर ब्रदर को देगा। ठीक है ना, क्योंकि इन कंसिडरेशन ऑफ द लेटर प्रोवाइडिंग एल्डर ब्रदर प्रोवाइडिंग हिम मेंटेनेंस एंड एजुकेशन इन द पास्ट, क्योंकि यंगर ब्रदर
कह देता है कि भाई मैं आपको सर्टेन पार्ट ऑफ अपनी अर्निंग्स दे दूंगा क्योंकि शुरू में आपने मेरी एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करा है एल्डर ब्रदर ने। तो मद्रास हाई कोर्ट ये कहती है कि एग्रीमेंट जो है क्लॉज एफ के अंडर में हिट नहीं करता है, क्योंकि यंगर ब्रदर अगर सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप मेंटेनेंस किसी को नहीं दे सकते। आप मेंटेनेंस दे सकते हैं, आप उसके लिए कंसिडरेशन दे सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ने में आपको समझ आएगा कि वो उसके अपनी सैलरी किसी को दे ही नहीं सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, वो दे सकता है। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको अभी समझा देता हूँ उसे। और ऑब्जर्व करती है कि जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट ट्रांसफर ऑफ सैलरी के लिए नहीं था। द अमाउंट एग्रीड टू बी पेड कुड बी पेड फ्रॉम एनी अदर्स, किसी भी सोर्स से दिया जा सकता था, ठीक है, जो अमाउंट हम दे रहे थे। तो प्रोविजन किस पे है कि डायरेक्ट ट्रांसफर आप नहीं कर सकते सैलरी का, ठीक है ना, यानी कि जो दैट इज ट्रांसफर और असाइनमेंट फ्रॉम इट सोर्स। वंस एक बार जो सैलरी है वो पब्लिक सर्वेंट के हाथ में आ जाती है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी है और उससे वो जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं सोर्स से ही मैं किसी और को दे रहा हूँ तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। इस केस में अनंथया वर्सेस सुब्बाराव में यही चीज़ को एक्सप्लेन करा गया था, ठीक है, कि यंगर ब्रदर के अब हाथ में आ गई सैलरी तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर मिलने से पहले ही वो अपने भाई को ट्रांसफर कर दे किसी और को दे दे, नहीं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लॉज 8 देखते हैं, क्लॉज जी जो है पेंशन्स और स्टाइपेंड। पेंशन क्या होता है? पीरियोडिकल अलाउंस होता है, हर पीरियड में मिलता है अलाउंस या स्टाइपेंड जो कि ग्रांट कराया जाता है। कोई राइट या प्रिविलेज नहीं होता है या कोई ऑफिस पे थे इसलिए मिल रहा है, लेकिन क्यों मिलता है कि पास सर्विसेज आपने कुछ करी हैं या पर्टिकुलर आपकी कुछ मेरिट्स नहीं है, ठीक है, या फिर जो आप पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए कंपेंसेशन के तौर पर मिलता है, तो उसे हम पेंशन कहते हैं। तो इस क्लॉज के अंडर में जो स्टाइपेंड्स अलाउड जो करे जाते हैं मिलिट्री को, नेवल को, एयरफोर्स को, सिविल पेंशनर्स को, जो भी गवर्नमेंट के होते हैं, या पॉलिटिकल पेंशन्स जो भी मिलती हैं उनका ट्रांसफर हम नहीं कर सकते। तो जो पेंशन्स या स्टाइपेंड्स एक्सेट्रा जो भी गवर्नमेंट की होती हैं, सर्वेंट्स की होती हैं, चाहे सिविल हो या मिलिट्री हो, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। सेम प्रिंसिपल वही है जो मैंने अभी आपको पिछले क्लॉज में बताया कि पब्लिक सर्वेंट्स की सैलरीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसी की तरह जो पेंशन या स्टाइपेंड जो उन्हें मिलते हैं वो भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट पेंशन्स के लिए ऑब्वियसली ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी और वो पेंशन्स को हम अटैच्ड या सोल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th पॉइंट देखते हैं, क्लॉज एच, ट्रांसफर अपोज्ड टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो इस क्लॉज के अंडर में डील ये करता है कि कोई एनी अदर काइंड ऑफ नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट क्या है। तो इस कुछ प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है सर्टेन सिचुएशंस में। तो वो कौन कौन से केसेस है उनको हम 1 by 1 देखते हैं। पहला केस क्या है? जहाँ पे ट्रांसफर अपोज्ड है नेचर ऑफ इंटरेस्ट के, जो कि बनाया गया है। दूसरा ये है जहाँ पे ट्रांसफर किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन का हो रहा है। और तीसरा ये है जहाँ पे ट्रांसफर जो कि बनाया गया है पर्सन के द्वारा, जो कि लीगली डिस्क्वालीफाइड है कि वो ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। अब हम तीनों को भी 1 by 1 समझते हैं। सर अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कुछ सर्टेन तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बाय वेरी नेचर हम उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ओन कर सकते हैं ना ट्रांसफर। जैसे कि आप एयर है, लाइट है, स्पेस, सी। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये रिलीजियस या पब्लिक यूज़ के लिए, सबके लिए, जैसे कि डेबिटर प्रॉपर्टी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली होती। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नेचुरल फॉर्म में हैं और ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। अब आप ऐसा थोड़ी कि आप एयर रोक लेंगे, कह देंगे ये हवा मेरी है, ये हवा तुम्हारी है, ये आपका ये पानी मेरा, ये पानी तुम्हारा, ये लाइट मेरी, ये लाइट तुम्हारी, ये नेचुरल हैं, सबके लिए हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को ना आप ओन कर सकते हैं ना इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? रेस कम्युनिस्ट कहते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो नेचर ने राइट दिया है कि हर इंडिविजुअल इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते। तो इनका ट्रांसफर अपोज करता है नेचर को, इन प्रॉपर्टीज़ के नेचर को, और इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ना ही पॉसिबल है कि आप ये थोड़ी कह सकते हैं ये मैंने हवा रोक ली है, मेरे हाथ में आ गई है, मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा किसी और को हाथ में देकर, ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते हैं आप ऐसे पानी से किसी चीज़। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ का जो है पजेस करना भी नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, ना ही उन्हें अलग से दिया जा सकता है किसी को भी। सेकेंड है कि ट्रांसफर जहाँ पे ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफरेबल है वो नॉन ट्रांसफरेबल हो सकती है अगर जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है उसके ट्रांसफर का वो अनलॉफुल है। और वो किसके अंडर में आएगा? सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो इस ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का क्या है? पेरेंट एक्ट है। तो इस सब क्लॉज के अकॉर्डिंगली दो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन किसी भी प्रॉपर्टी का अनलॉफुल कब हो जाएगा, लॉफुल से अनलॉफुल कब हो जाएगा? इन फॉलोइंग सिचुएशंस। अगर उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर जो है लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, अगर ऐसी वो प्रॉपर्टी इस नेचर की है कि अगर उसे परमिट करा गया ट्रांसफर करने का तो लॉ के किसी प्रोविजन को वो वायलेट कर देगा, या फिर उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर फ्रॉडलेंट है, या उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से इंजरी हो सकती है किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को या किसी और को, या फिर वो इमोरल है या अपोज है पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके की अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा होगा तो वो जो है
आपका ट्रांसफरेबल से नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगी और उन प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पॉइंट देखते हैं कि जो ट्रांसफ़र है जो कि किसी डिसक्वालीफाइड ट्रांसफरी के द्वारा बनाया था। तो सेक्शन 5 में मैंने आपसे कहा था कि कोई भी लिविंग पर्सन एग्जिस्टेंस में जो कि कॉम्पिटेंट हो ट्रांसफ़र के लिए वो प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन अगर ट्रांसफ़र ही लीगली डिसक्वालीफाइड है तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो सेक्शन 136 है इस एक्ट का, तो जजेस, लीगल प्रैक्टिशनर्स या जो ऑफिसर्स होते हैं कनेक्टेड किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, वो इनकॉम्पिटेंट ट्रांसफर ही होते हैं और इन एनी डीलिंग्स ऑफ द एक्शनेबल क्लेम्स वो, ठीक है, आपका कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये जो ट्रांसफर वाली बात है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था सेक्शन 5 में। ठीक है, ये चीज़ आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी है सेक्शन 11 और 12 में। जो 10th क्लॉज है इसका, क्लॉज आई, अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का। तो जनरली रूल क्या है कि जो ऑक्यूपेंसी के राइट्स होते हैं, ये जो लीज होल्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ट्रांसफरेबल होती हैं, लेकिन इस क्लॉज ने एक एक्सेप्शन बना दिया इस जनरल रूल का। और यही सेम जो हमने एक्सेप्शन बनाया है ये इसके 108 सबसेक्शन जे इसी एक्ट का बना रखा है कि जो कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लीजेस इन जनरल जो है उसमें भी हमने थोड़ा सा एक एक्सेप्शन कर रखा है। अब देखते हैं वो क्या है। तो अगर कोई टेनेंट है उसके पास अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का, तो वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्शन 6 अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये सेक्शन 6 अगर आप देखें काफ़ी लंबा सेक्शन भी है क्योंकि इसमें 10 सब सेक्शंस थे और हर सब सेक्शन के अंदर भी कुछ सब सेक्शंस के अंदर और भी वेरियस पॉइंट्स थे। तो ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि यही सेक्शन आपको बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम पता है कि हम ये सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये सेक्शन हमें बताती है कौन सी प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।